साउंड तो जो साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं? दैट compression and rarefaction produced in sound, क्योंकि हम जानते हैं ये longitudinal waves हैं, तो the region at which the particles are congested is called, उसे क्या कहते हैं? और कहीं कहीं पर क्या होगा? The particles are wide apart, that region is called rarefaction. तो ये किस तरीके के रीजन होंगे? दैट इज अल्टरनेट रीजन होंगे, एक कंप्रेशन होगा और एक रेयरफेक्शन होगा. सो द रीजन एट विच पार्टिकल्स आर कंजेस्टेड, ठीक है, इस कॉल्ड कंप्रेशन, इसे कंप्रेशन कहेंगे. सो दिस इज द रीजन हैविंग मोर डेंसिटी एंड मोर प्रेशर, क्योंकि पार्टिकल पास होंगे तो उस जगह प्रेशर क्रिएट करेंगे. वास्तव में कंप्रेशन हमारे हिट करता है कान पे तो वो उसी को दबा देता है, ठीक है कि नहीं. और जब रेयरफेक्शन होता है, जैसे वैक्यूम जैसा क्रिएट कर दिया जाए तो वापस नहीं आएगा वो चीज. तो इस तरीके से इट इज द रीजन, इट इज the region of high density, इसकी डेंसिटी हाई होगी. और नो इन सेंटेंस कंप्लीट करो. इस रीजन की डेंसिटी हाई होगी एंड बोलो सुहाना, बोलो. हाँ अभिषेक, बहुत अच्छा, देखो सुनने के ऊपर है. एंड ऑफ हाई प्रेशर, तो दिस इज द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर. ये तो नहीं है कि हमने उनके कान में जाके बोला सबके लिए, लेकिन उन पकड़ लिया. अब दूसरी चीज है, ये तो कंप्रेशन हो गया. व्हाट इज रेयरफेक्शन? देविका सारी चीज रेयरफेक्शन के बारे में बोलो. The region at which particles are wide apart is called rarefaction. It is the region of low density and of low pressure. बहुत अच्छा. The region at which particles are wide apart is called, उसे रेयरफेक्शन कहेंगे. और ये कौन सा रीजन है? It is of low density and of low pressure. However, it is tedious to draw wave in such a form. हाँ, क्योंकि पार्टिकल को इतना बनाना डॉट करके तो ये बनाना आसान बात नहीं है. So there should be some alternate method to express such kind of wave, है ना? हाँ, आपकी महिला ही हो. So it's called rarefaction. This is the region of low density and low pressure. देख लो, इसमें ये जो पार्टिकल है बीच का, वो इधर जाता होगा और इधर जाता होगा. इस तरीके से यहाँ का भी पार्टिकल है, तो ये अपने मीडियट जो मीन पोजीशन है उससे दोनों तरफ जाता होगा, ठीक है. तो हम ऐसा न करके जहाँ कंप्रेशन है उस रीजन में क्रेस्ट बना देंगे और ये माना जाएगा ये साउंड वेव ही है. और जहाँ रेयरफेक्शन है उस रीजन में क्या बना देंगे? ट्रफ. तो ये ट्रफ हो जाएगा. तो साउंड वेव कैन ऑल्सो बी
मैप्ड और ड्रॉन लाइक दिस। तो इस तरीके से मैपिंग की जा बात सकती एक ही होगी। है। ये दोनों एक ही होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव्स कैन अल्टरनेटली ड्रॉन इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, या हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड वेव्स आल्सो कैन बी ड्रॉन एज रिपल फॉर्म। किस फॉर्म में? ये रिपल्स हैं या डिस्टर्बेंसेस। सो साउंड वेव्स also can be drawn in form of crest and trough। तो that is, ये जो चीज है ये डिप्रेशंस हो गए, और इस ये क्या है? दैट इज द प्लेस ऑफ हाई एलिवेशन। तो ये एलिवेशन हो गया, तो इसको हम क्रेस्ट कहेंगे। और क्रेस्ट किसको करस्पॉन्ड करेगा बताओ? दैट इज कंप्रेशन। जो यहाँ कंप्रेशन है वो किसके इक्वल है? क्रेस्ट। और जो रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन वो ट्रफ। वास्तव में ये एक रोप जैसा माना जा सकता है। नाउ व्हाट इज क्रेस्ट? क्रेस्ट क्या है? ओके, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन टू पॉजिटिव साइड इज कॉल्ड crest. It corresponds to compression. And what is trough, Chandan? Maximum displacement of particles from mean position in the negative direction is। बहुत अच्छा होता है ना? The maximum crest क्या है? Maximum displacement, ठीक है? तो अब जरा देखो, तो crest क्या है? That is maximum displacement of particles to positive side। ये चीज हो गई। फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से तुम क्या समझती हो नोएल? मीन्स व्हेन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अंडर ऑसिलेशंस इज अल्टीमेटली डिसिपेटेड और लॉस्ट, देन दे स्टे एट सर्टेन पोजीशन। तो अगर तुम एक बॉब को भी ऐसे घुमाओगे, सिंपल पेंडुलम को, तो कहीं ना कहीं तो वो रुक जाएगा ना। तो जहां वो रुक जाए वो उसकी कैसी पोजीशन कहलाएगी? मीन पोजीशन। तो अल्टीमेटली इट रेस्ट एट सर्टेन पोजीशन। तो मीन पोजीशन तो अगर एक रस्सी है, आप भी पकड़े रहे, हम भी पकड़े रहे, तो क्या पार्टिकल ऊपर ही ऊपर रहेंगे कि नीचे नीचे रहेंगे, कि वो अपनी मीन पोजीशन पर रहेंगे? और जब तक हम ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे तो थोड़ी देर वेव रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डाई ऑफ हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली पार्टिकल कम्स एट मीन पोजीशन। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टू पॉजिटिव साइड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, फ्रॉम अपनी मध्यमान स्थिति से जो कणों का पॉजिटिव साइड, धनात्मकता की ओर जो विस्थापन है, इसे हम क्रेस्ट कहेंगे, उसे ज्वार कहेंगे। और नीचे तो भाटा, जैसे समुद्र में होता है ज्वार और भाटा। और वेव को डिफाइन करना मतलब क्या करेंगे? वेव का मतलब क्या है? दैट मीन्स ए कंजिक्यूटिव, लगातार, ठीक है? सो कंजिक्यूटिव डिस्टर्बेंसेस in a rhythmic motion in any medium is called wave। कंजिक्यूटिव डिस्टर्बेंस, जैसे मैं कहूँ तब ये वेव नहीं है, ये एक रिपल है। लेकिन अगर मैं गाना गाने लग जाऊँ तो इस तरीके से तो कुछ भी अगर हम गाना गाने लग जाएं तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज ए कंजिक्यूटिव, ठीक है? सो कंजिक्यूटिव डिस्टर्बेंसेस गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है, या क्रिएटेड इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। जैसे आप ये देखो कि पानी में कंकड़ी मारी जाती है तो उसमें से बीच में से वेव निकलती रहती है, ये नहीं कि चलती जाए और बीच में प्लेन हो जाए, बहुत देर तक निकलती रहती है कि नहीं? तो कंजिक्यूटिव डिस्टर्बेंसेस उस पॉइंट ऑफ वो थ्रोइंग स्टोन से उसके किनारे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो हम उसको भी दिखा देंगे व्हाट इज वेव। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम देयर मीन पोजीशन टू पॉजिटिव साइड। mean position to positive side
is called crest. It corresponds to compression of sound wave. It सर उधर कंजस्टेड की स्पेलिंग में GES की जगह JUS आएगा। JUS मैं चेक करता हूँ। सर कल कितने बजे क्लास है? हैं? कल कितने बजे? कल की कल तो है ही। कल तो नहीं है सर, कल छुट्टी रखो। अगर चाहिए तो कर देंगे। नहीं यस सर। अमन की स्पेशली रख लेना हम लोग। ना, हम बता देंगे। अभिषेक से पूछ लो। अभिषेक का हाई बोलेगा। पढ़ने वाले बच्चों से पूछेंगे। So it corresponds to congestion. यही है स्पेलिंग। कंजेशन मतलब क्लोज, ठीक है? सही है सर स्पेलिंग। हाँ। कंजेशन, ठीक है? Too blocked or too crowded. In which the region in which particles are crowded. Region जहाँ पे particle congestion ना लिखना चाहो तो लिख दो where particles are crowded. सही है? Congested का मतलब क्या लिख दोगे? Crowded हो गया. So it corresponds to, बात ना करें, crest. Now trough. तुमको ट्रफ बताओ। यहाँ ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये पॉइंट ट्रफ है, ये वाला, और ये पॉइंट, ये वाला कौन सा है? बताओ ट्रफ। व्हाट इज ट्रफ? TROUGH। बताइए सृजना, ट्रफ क्या है? देविका? Maximum displacement of particle from their mean position to negative side. सही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तुम तो बहुत अच्छा बताती हो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन टू नेगेटिव साइड इज कॉल्ड trough. It corresponds to rarefaction of sound wave. जो compression and rarefactions हैं, these are produced in लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अगर हम देखें ट्रांसवर्सल में ऐसी स्थिति नहीं, उनको तो ऊपर नीचे जाना है, वहां कहाँ कंप्रेशन नहीं। तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन किस में प्रोड्यूस होते हैं? लॉन्जिट्यूड। चाहे स्लिंकी में भी कभी कभी चूड़ियां पास आ जाती हैं, कभी दूर नहीं चली जाती हैं। तो वेरियस कॉइल्स आर एट सर्टेन टाइम्स गेटिंग क्राउडेड एंड एट अदर प्लेसेस दे आर नाउ वाइडर अपार्ट, सो दे फॉर्म alternate compression and rarefactions. When alternate compression or rarefactions or crest and trough are formed in a medium, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? Then it is called wave. Okay? Now, तो कौन सी डेफिनेशन फिर ये है कि वो? देखो आपसे पूछा जाए जब कंप्रेशन, जब रेयरफेक्शन, एक्चुअल चीज ये है, लेकिन हम उसको डिनोट ऐसे कर रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट सिंपलिस्टिक टू ड्रॉ सच ए डायग्राम। तो हमें अगर फिर भी करना है, और हम इसमें ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि पार्टिकल कितना कितना गया है, हमें मालूम है ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अब हम टर्म्स में आए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कितना जा रहा है उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए ना। वो जितना जा रहा है उसको हम ऊपर उतना दिखा देंगे। पार्टिकल ऐसे से जाएगा ना, तो कितना गया, अब हम उसको मीन से ऐसे दिखा देंगे। कितना इधर गया, तो ऐसे। समझ आ गई बात? तो अब हमें टर्म चाहिए, अब हम एम्पलीट्यूड की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कहाँ एम्पलीट्यूड ढूंढ पाएंगे? So then it is called, it corresponds to rarefaction. What is mean position, Utkarsh? Mean position. Mean Position from where the particle originally belongs to. बिल्कुल बिल्कुल। The position of minimum energy
यानी पार्टिकल अपनी मिनिमम एनर्जी में आ जाएगा जब व्हेन इट लूजेस ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। तो वो कहाँ आ जाएगा बताओ? मीन पोजीशन, ये मिनिमम एनर्जी है। तो अल्टीमेटली वहां आने पर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी भी लूज कर देगा। अभी बताओ इसकी मीन पोजीशन में हाईएस्ट क्या है कनिष्का? ये है इसकी मीन पोजीशन। यहाँ हाईएस्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वहां क्या हाईएस्ट है? क्योंकि वो सबसे ऊंचाई पे है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिसिपेट होगी। अभी ये दोनों एक दूसरे में बदल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल, और जब बीच में आता है तो वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन है। तो वो लेकिन लास्ट में आप देखोगे क्या हो गया बताइए? देखो जब सबसे यहाँ पे आएगा तो इस समय ये बहुत फास्ट है और यहाँ रुक गया। तो जिस पॉइंट पे अल्टीमेट एक्सट्रीम पोजीशन पर तो रुकेगा ना, पोटेंशियल से काइनेटिक आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है। सो फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन व्हेन इट कम्स टू मीन पोजीशन देन इट्स all potential energy is getting converted into kinetic energy. So kinetic energy is maximum at its mean position and from mean position it goes to other side. तो हमेशा जब oscillation होगा तो particle moves to and fro from its mean position. ठीक है? तो mean position is the position, जैसे आपको उत्कर्ष ने भी बताया, of minimum energy. And when particle loses all of its energy then it comes to its minimum. It is the most stable state. जैसे लुढ़कता हुआ लोटा एक अल्टीमेटली अपनी एक पोजीशन पे आ जाएगा, वही उसकी मीन पोजीशन। कोई भी चीज अगर ऑसिलेट कर रही है तो वो एक जगह आ जाएगी कि नहीं? तो वो उसको मोस्ट स्टेबल पोजीशन। इट इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन, ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन है ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। इसके बारे में त्रिशु और क्या लिखे? बोलो, कोई बात नहीं। देविका आप बताइए क्या लिखे? हाँ काइनेटिक एनर्जी बोलो। पार्टिकल लूज इट्स एनर्जी। That is the position of minimum. हाँ, दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी। वन ऑसिलेशन, सबसे पहले ऑसिलेशन समझो। ऑसिलेशन क्या होता है? ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। टू वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एक ही बात है। बता देता हूँ अभी दोनों अंतर। डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो नमस्ते सर, मैं लता बात कर रही हूँ रिलायंस की ज्वेलरी स्टोर। डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशन। Refer to forward and back motion. अगर if oscillations are quite fast, then it is known as vibration. बस वही जो पहले भी हम यही बताते रहे, ये अगर oscillation fast हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? Vibration. Oscillation क्या होता है सुहाना? ऑसिलेशन तो To and fro. हाँ बोलिए कनिष्का। सर ऑसिलेशन को टू एंड फ्रो कहते हैं और वाइब्रेशन को फोर्थ एंड बैकवर्ड करके कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? अरे याद नहीं आ रहा। टू एंड फ्रो मोशन अभी दिखा देते हैं। देखो टू एंड फ्रो जो भी है, बैक एंड फोर्थ मोशन भी टू एंड फ्रो ही है। यही है। बैक एंड फोर्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेट में इन दोनों को अल्टरनेटिवली यूज किया गया। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? ऑसिलेशन, उसे कंपन कहेंगे। है ना, हिंदी में पढ़ा होगा ना कि शिशिर न फिर गिरिवन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस वन में। ये गोपियां कहती है ना कृष्ण के लिए, क्या कहते हैं? शिशिर न फिर गिरिवन में। गिरिवन में हे सर्दी
तू मत आ, और तुम्हें चाहिए तो हम कृष्ण के विरह में यहाँ व्याकुल हो रही हैं, हमारा शरीर कांप रहा है, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। गीता में है कि गीता में ये सब हिंदी में क्यों लिखा है कि नहीं? गीता तो सीधी सादी, वहां ये सब नहीं होता। That is called oscillations. If oscillations are very fast, then it is called if oscillations. ये बिहारी के दोहे हैं। और सो ये बुक में लिखा हुआ है क्या? ये 9th में होगा, 9th 10th में आता है। सर मैंने 8th में पढ़ा था, 8th में भी आता है। वाइब्रेशन डिफरेंट होता है। Are very fast, then वहां भी बिहारी के दोहे। Then it is called vibration. हाँ बोलो कनिष्का, क्या कह रही हो, फिर मैं बताऊँ क्या चीज बताऊँ। मैं कह रही थी ऑसिलेशन टू एंड फ्रो है, वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ है। ठीक ऐसा है, मैंने 8th इसका भी अंतर हम देख लेते हैं, अगर तुम ऐसा कह रही हो। मुझे याद नहीं, मुझे पता है। बट दोनों एक ही चीज है। Sir, Two and- please cite. It is मतलब इनवेरिएबली बोथ आर सेम। समझ में आ गई बात कि नहीं? बैक एंड फोर्थ मोशन इज टू एंड फ्रो सेम एज बैक एंड फोर्थ। शायद same है। देख लो, टू एंड फ्रो इज एसेंशियली आइडेंटिकल टू मीनिंग ऑफ बैक एंड फोर्थ, है कि नहीं? उसमें कुछ वही नहीं है। ऑसिलेशन वाइब्रेशन वही चीज जब फास्ट हो जाती है, जैसे मैं यहाँ स्केल रख दूं तो धीरे धीरे तो ऑसिलेशन है, और स्केल को मैं यहाँ रख के ऐसा ड्रर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? वो वाइब्रेशन हो जाएगा ना। अब देखिए वेव क्या होता है। तो ऑसिलेशन आपने समझ लिया। अब लिखो वन ऑसिलेशन क्या है। वन ऑसिलेशन समझो कि अगर पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से इधर जाए पासिंग टू मेन पोजीशन, और फिर मान लो यहां से यहां चले और फिर यहां आ जाए, इसे वन ऑसिलेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये फिर से उसी तरीके से चलने के लिए तैयार है, तो ये वन ऑसिलेशन। अगर तुम ऐसा नहीं कहना चाहते हो तो कह दो ठीक है, मीन से इधर गया, मीन से इधर गया और इधर आ गया। अब देखो, अब जब चलेगा तो क्या अब ये फिर उसी फेज में नहीं चलेगा? मतलब वन ऑसिलेशन कैसे हुआ कि यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, लौटने में इधर आ रहा है तो उसको भी पूरा नहीं मानेंगे, फिर वहीं आ जाए तो क्या यही वन साइकिल नहीं हुआ? अब देखो फिर उसी तरीके से चलने के लिए तैयार। ठीक है, तो और भी कहीं से भी ले सकते हो। जैसे तुमने यहाँ से लिया, यहाँ पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि वन ऑसिलेशन, तो ये पार्टिकल क्या ऐसे जा रहा है, तो अब अगली बार कहाँ से जाएगा? वैसे यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो क्या फिर यहाँ से यहाँ पे फिर ऐसे ही जाने लग गया? तो वन ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा? यहाँ से हाफ क्रस्ट प्लस 1 ट्रू, यानी मिड ऑफ वन क्रस्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट, उतने में वो एक अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। वन ऑसिलेशन दैट मींस इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू वन साइड, एक साइड गया, ये वाला बता रहा हूं, वन साइड reaches to extreme, reach कर ले extreme position, ठीक है, और फिर उसके बाद comes back and reaches to other extreme position, ये इसकी दो extreme position, comes back या returns back and reaches to other extreme position and again comes to main position. Is called one oscillation.
फिर से देखो देविका, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन साइड, रीचेस टू एक्सट्रीम पोजीशन, then return back and reaches to other extreme position and then comes back to its mean position is called one oscillation. Repeat करो. If objects move from its mean position to one side and return back to And reaches to extreme position and return to one side return and and reaches to other extreme position. reaches to other extreme position हाँ. is called velocity. नहीं, and comes to mean position. या तुम ये भी कह सकती हो कि जैसा दिव्या बताती है, if object moves from one extreme position reaches to other extreme position and comes back to the same extreme position, then it is, क्या कौन आसान लग रहा है? ये वाला मतलब एक एक्सट्रीम से जाए, दूसरे एक्सट्रीम जाके फिर उसी एक्सट्रीम पे आ जाए, then it is one oscillation. ये भी ठीक है, तो ये लिखो. That is, उसका भी एग्जांपल बन सकता है नो वर्क ये पहला वाला. If object moves from one extreme position, reaches to other extreme and comes back to same extreme, then it is called one oscillation. बात समझ आई? समझ में नहीं आई. हम समझा देते हैं. देखो मेरा कहने का मतलब है कि जहां से चले, अगर वहीं फिर से आ जाता है तो क्या अब ये फिर से जब चलेगा तो क्या उसी फेज में चलेगा जैसे ही है? तो एक साइकिल पूरा करने के लिए जैसे यहाँ से चला तो साइकिल कब माना जाएगा कि ये पहले यहाँ से पार्टिकल इधर गया था और यहाँ आ जाए तो क्या फिर से इधर जाने के लिए तैयार है? और कोई कहे नहीं हम तो इतने में ही साइकिल मान लेंगे, जैसे वहां जा रहा था वैसे यहाँ जाए, फर्क ही क्या है? तो क्या एक साइकिल माना जाएगा? वो हाफ साइकिल माना जाएगा. वो जब फिर से चले तो उसी तरीके से चले. तो अब ये यहाँ से गया और फिर वापस आके अब चलेगा तो क्या उसी तरह से नहीं चलेगा? तो इसको कहेंगे कि वन साइकिल या वन ऑसिलेशन माना जाएगा कि नहीं? देख लो इधर देखो अमन, यहाँ से चला तो क्या तुम इतने पे ही मान लोगे वन साइकिल? अभी तो ये आउट ऑफ फेज है या 180 डिग्री फेज रिवर्सल है, अभी उल्टा नहीं चल रहा. तब थोड़ी ना जैसे यहाँ उल्टा है क्या तुम एक साइकिल मान लोगे? तो उस वहां जाने दो और फिर आने दो. अब जब ये आगे चलने के लिए उद्यत होगा तो क्या फिर उसी विल इट नॉट टेंड टू मूव इन द सेम फेज जैसे शुरू में चला था? तो इसका एक साइकिल हो गया. तो अभी तक ये मोशन रिपीटेड नहीं है. जब रिपीटिशन स्टार्ट हो तो बोल दो वन साइकिल हो गया. अब रिपीटिशन है, अभी तो दूसरा होगा. तो अब सेकंड डेफिनेशन तुम बता दो तो मुझे पता चल जाए. When object moves from one extreme position and reaches to another extreme position and comes back टू सेम एक्सट्रीम पोजीशन. to same extreme position and then it is one oscillation. आप पहली डेफिनेशन बताओ अरविंद. If object move from one रुक जाओ, चक्रधारी आप बताइए. चक्र हमारे इतने पहले If object आप ही विष्णु हैं. if object moves from its main position and goes to one side of extreme position and reaches to another extreme position and reaches to again its main position. यही बात है. तो अब हम दूसरी डेफिनेशन लिखें, ठीक है? सर मेरा केमिस्ट्री में एक डाउट था. आप पूछ लीजिए. आयरन को KLM शेल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आयंस किसको? आयरन 3 को. आयरन 3 तो 26 होता है. अभी 26 का रिप्रेजेंटेशन चाहते हो? आयरन 3 प्लस तो 26 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए. आयरन 3 प्लस ना Fe3 प्लस. तो एल शेल में कितनी कैपेसिटी होती है? KLMN तो 2 8 18 32 2 8 18 एंड 32. तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो थर्ड ही ऑर्बिट में जो बच जाएंगे वो चले जाएंगे. ठीक है कि नहीं? तो आपको 20 का रिप्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद आप SPDF पढ़ोगे. हम 20 से आगे इसीलिए नहीं जाते क्योंकि इसमें S ब्लॉक P ब्लॉक लिखा है कि नहीं, वो तुम्हें 10th में पढ़ाया जाएगा. S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और नीचे F ब्लॉक. तो थोड़ा सा, क्योंकि जो अभी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं वास्तव में वो किस तरीके का है, दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल इज फेल्ड. तो हम क्यों तुम्हें फेल्ड थ्योरी आगे. तो 23 के लिए कोई आपसे पूछेगा नहीं, 20 20 तक ही पूछेंगे.
अब देखो, अब हम लोग आते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम and comes back to same extreme, then it is called, इसे क्या कहेंगे? One oscillation. यदि इसे वन ऑसिलेशन कहेंगे तो आप मुझे बताइए नमन, व्हाट डज इट मीन बाय टाइम पीरियड? And taken to complete one oscillation. बहुत अच्छा, देखो आपने नहीं बता दिया। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इतना ये चले, ऐसे चले ऐसे जो दोनों में उतना ही टाइम लगेगा। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लिखो इस चीज को, टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation is called time period. Period. Now, कुमकुम टाइम पीरियड की यूनिट बताओ। बोलो दिव्या। कैपिटल टी। ये करेक्ट कह रहे हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट इज सेकंड। क्योंकि टाइम की बात कही जा रही है तो टाइम तो सेकंड होता है नहीं। सो अगर कहीं कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो मीटर लिख दो, जैसा होगा तो उस चीज को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट इज सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, नमन रिपीट करो, व्हाट इज टाइम पीरियड? While completing one oscillation, मान लो एक रिपल है तो वो आगे चला, जैसे यहां से क्रेस्ट है तो अगले क्रेस्ट के बीच द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। मान लो ये क्रेस्ट है तो यहां से यहां तक क्या तुम एक वेव मानते हो? जो वन ऑसिलेशन है वो अपने आप में एक वेव बना दिया, एक डिस्टरबेंस है, यानी उसमें एक क्रेस्ट से शुरू होगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर अगले क्रेस्ट पे खत्म हो जाएगा। मिडिल ऑफ क्रेस्ट से शुरू हो रहा, पूरा क्रेस्ट थोड़ी है, मिडिल ऑफ क्रेस्ट। तो One successive curve. यस, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। देख लो, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट उसे एक वेव कहेंगे एंड इट्स लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। चलो ऐसा देखो, ये मान लो वेव है, ऐसे वेव चलती जा रही है तो किसी भी मीडियम में दे रिपीटेड डिस्टरबेंसेस क्रिएटेड इन ए मीडियम इज कॉल्ड वेव। रिपीटेड डिस्टरबेंसेस होंगे कि नहीं किसी मीडियम में, विच प्रोपगेट्स इन सर्टेन डायरेक्शन, क्या वे किसी दिशा में मूव भी करेंगे? सो रिपीटेड डिस्टरबेंसेस क्रिएटेड इन ए मीडियम which are moving in a certain or propagating in a certain direction is called wave। इतनी बात समझ में आ गई? अभी लिखा देंगे। अच्छा एक बात देखो, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? Wavelength. इसको वेवलेंथ कहेंगे और इसको रिप्रेजेंट चंदन किससे करेंगे? लैम्बडा। लैम्बडा। ठीक है, इस तो ये ग्रीक लेटर है लैम्बडा। ओके, तो वेव ये डिस्टेंस हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड अगेन वेवलेंथ। लेकिन दिव्या क्या कहती हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि यहां से द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स इन सेम फेज, वो कह रही हम तो कहीं से भी कहीं का भी ले लें, हमें वो भी वेव है। दो ऐसे पार्टिकल जो एक फेज में, मान लो तो यहां से तुम चले फिर यहाँ आए, यहाँ बीच से भी ले सकते हो, वो बीच से भी ले ली तो ले सकते हैं, यहाँ से इधर जाओ यहाँ से, तो सेम नहीं हो गया? देखो ये पार्टिकल कैसे चला बताओ, ऐसे चला और ये भी क्या वैसे ही चला। तो अगर वो टू पार्टिकल्स को ले लें
मीन से चलते हैं तो क्या एक वेव नहीं हो गया? तो तुम तीन तरीके से बताओ दिव्या, व्हाट डज इट मीन बाय वेवलेंथ? वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट भी बोल सकते हो, या कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव यानी लगातार, क्रमागत करने वाले। Trough is called, or the distance between two consecutive particles which are in same phase। ये भी इधर जाए फिर एक पूरा करके फिर से नहीं घस जाए, लेकिन हम उनसे मतलब नहीं, वो ऐसे इमरजेंसी के लिए रखते, चलती है ही दोनों डेफिनेशन है। दैट इज कौन सी? वो तो सही है ही है, आगे वही पढ़ाई जाएगी, लेकिन जब शुरू में कोई चीज़ शुरू की जाती है तो सारी नहीं बताई जाती। यही तुम रदरफोर्ड मॉडल एमएससी में भी पढ़ोगे, अभी मैं एग्जाम दे के आया हूँ 3 साल पहले, वहाँ पर भी। लेकिन रदरफोर्ड की वहाँ बुक इतनी मोटी है, वही रदरफोर्ड आपके में आधे पन्ने का है, लेकिन रदरफोर्ड पीछा नहीं छोड़ेगा, और इंसाइक्लोपीडिया में खोजोगे तो उंगली थक जाएगी, रदरफोर्ड नहीं खत्म होंगे। तो ये भी चीज़ है। तो यहाँ देखिए, देख लीजिए, अभी उसके पहले बीएड किया था, फिर एमएससी किया, तो पढ़ाई तो चलती रहती ना, तभी तो धार बना रहेगा। हमको भी तो खुराक चाहिए, कब तक 9th-10th पढ़ाते रहें? प्रिंसिपल बनो इससे पहले हम एमएससी तक पढ़ाते थे, जब वहाँ थे दिल्ली में, जब DU के बच्चे हैं कानपुर, मैं भी वहीं की। ठीक है। हम तो, हमारा घर तो गंदे नाले के पास है, तुम्हारा घर मेरा नहीं है। वहाँ तो नाम है ना, जगहों के ऐसे ही नाम है। अब ये देखो, नाउ दैट इज वेवलेंथ। क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, सक्सेसिव भी लिखा जा सकता है, सक्सेसिव ठीक लगे तो सक्सेसिव लिखो, क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड। उत्कर्ष इसकी यूनिट क्या हो सकती है? मीटर। वेवलेंथ, इसे वेवलेंथ कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, इसको लैम्बडा से डिनोट करेंगे। अच्छा ये बताओ, मास को किससे डिनोट करती है और उसकी यूनिट क्या है? मास की यूनिट केजी और उसको एम से करते हैं। और उसको डिनोट किससे करेंगे? एम एम से। ये बात समझ आ गई? लेंथ को किससे डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट एल क्या और है? एल, और उसकी यूनिट मीटर। सेंटीमीटर। मीटर, ऐसा यूनिट ही बताएंगे, नहीं? चलो, इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा एंड इट्स यूनिट इज मीटर। अच्छा ये बताओ उत्कर्ष, मीटर और मीटर में क्या अंतर है? एक लाइट सर वो ओडोमीटर और वो उसके आगे होते हैं। जब कोई चीज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर, ओडोमीटर, स्पीडो, तब ये लगाना, और जब लेंथ ऑफ यूनिट लिखो तब ये लगाना। और यूनिट में कभी एस नहीं लगता, 2 मीटर्स नहीं लिखा जाएगा, 2 मीटर। चलो नाउ अब देखो, लेट अस डिफाइन क्रेस्ट, ट्रफ, compression, rarefaction, one oscillation, time period, and wavelength. ठीक है। नाउ इन ए वेव शो, वेव में क्या चीजें शो करनी है? वेव लेंथ। क्या शो करना है? इन अ वेव शो वेव लेंथ, crest and trough, crest and trough,
सिंपल पेंडुलम, एक सरल लोलक का इस्तेमाल करते हुए उसमें एक दोलन को दिखाइए। शो वन ऑसिलेशन यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आप ये दिखाइए वन ऑसिलेशन क्या होता है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, वैसे भी दिखा सकते हैं। हाँ, यही डायग्राम बनाना, यही सिंपल पेंडुलम है। यूजिंग एक मेटल बॉब को किसी थ्रेड से बांध दिया जाए, देन इट फॉर्म्स ए सिंपल पेंडुलम। सो यूजिंग सिंपल पेंडुलम शो वन ऑसिलेशन in diagram. सर सिर्फ डायग्राम बनाना है ना, उसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखनी ना? नहीं, डेफिनेशन आपको इसमें नहीं लिखनी, डेफिनेशन के लिए अलग कॉलम है, डेफिनेशन वहां नहीं लिखना। सर सेकंड वाले में भी डायग्राम बनाना है। हाँ, वेवलेंथ के ऊपर डेफिनेशन है। Sir, wavelength वही है। आप देखो उन्होंने सक्सेसिव बोल दिया तो मैंने लिख दिया, वरना कंसेक्यूटिव बुक में लिखा है। लेकिन चंदन एक मास्टर पीस माने जाते हैं, तो हम उनकी बात को सम्मान देना चाहिए ना। और इस बार के चुनाव में इनकी भारी मतों से जीत हुई है। मैंने तो वोट नहीं दिया। ये चंदन नगर से। चलो, इन्होंने कंबल भी बांटे हैं। ओके, चलो चलो। Now let us see. तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ड्रॉ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन स्लिंकी वेव। तो क्वेश्चन बुक में देखो, ड्रॉ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कहाँ पे ये फिगर 12.7। सर न्यू बुक में कितना? कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ। ये देखो, ये ऐसे है, फिर ऐसे कंप्रेशन बना दो, फिर ऐसे। ये समझ में आया कि कैसे बनाना है? ऐसा आपकी बुक में नहीं बना है? ये देखो, तो ये रेयरफेक्शन है। इधर देखो, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन। ऐसे ड्रॉ करते जाओ। So this is compression and this is rearfaction. अब जरा देखो। So let us see what does it mean by amplitude. आयाम से आप क्या समझते हैं? That is amplitude. जैसा कि चंदन ने बताया कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। रिपीट करो। The maximum displacement of an oscillating particle from its mean position to the other side is called. बिल्कुल पूरा होता है, बताओ। The maximum displacement of the particle. आधा ही बताती, सुनती ही पूरा नहीं होगी। बोलो चंदन। The maximum displacement of oscillating particle from its mean position to the other side.
टू आइदर यानी वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे क्रस्ट बनाए चाहे ट्रफ बनाए। जैसे उत्कर्ष तुम ये बताओ कि एक ये है, तो अगर ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी क्या है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज नेवर निगेटिव, क्योंकि ये बस डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तब तो आप प्लस माइनस लगा दोगे। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या तो अगले सेंटेंस में लिख दो इट इज नेवर निगेटिव, तो भी चल जाता है। अब उतना हम लोग वेक्टर के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम आइदर साइड इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो बताओ ये पहले वाले केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा है कि सेकंड वाले केस में? दोनों में इक्वल है। करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि सेकंड में पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, सो ए डैश इज ग्रेटर। अच्छा वो वैसे ऐसा मुझे लगा वो ऊपर नीचे है। ये बहुत अच्छा बताया कि पहले वेव ऊपर जाएगी और फिर नीचे जाएगी, तो ये कोई बात नहीं। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। आगे का सेंटेंस बोलो। From its main position to either Of side. oscillating particle from its mean position to either side is called amplitude. It is never negative, it is denoted by A। और नोयल इसकी यूनिट क्या होगी? चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, बेसिक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड हम कह रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किस में लिखा जाता है? मीटर। सो इट इज नेवर नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता। इट इज डिनोटेड by A and its unit is meter and its unit is meter। इतनी बात समझ आ गई? नाउ आप मुझे बताइए वेवलेंथ की क्या यूनिट होती है और एम्पलीट्यूड की? अमन वेवलेंथ की मीटर, इसकी मीटर। ठीक है। देखना एम्पलीट्यूड का साउंड में डेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या तो बुक में तो रख दे रखा है। क्या? एम्पलीट्यूड की यूनिट दे रखी है, डेंसिटी ऑफ प्रेशर की यूनिट किस केस में? और साउंड दिखाओ पाँच में। The sound is, for sound its unit will be that of density, the maximum disturbance amplitude of wave, which is represented by letter A। For sound its unit will be that of density or pressure। तो हम लोग अभी तो इसमें यही करेंगे। उन्होंने कहा जहाँ ज़्यादा डेंसिटी हो, तो क्योंकि वो उसमें कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन है, तो जो प्रेशर की होगी, प्रेशर पास्कल हो गई और डेंसिटी या पार्टिकल के, वो एक तरीके के हम दिखाने की कोशिश करें, लेकिन पूरी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मीटर में ही चलेगा। तो अच्छी बात आपने बताई, एक लाइन इन्होंने पढ़ी है कि साउंड के केस में एम्पलीट्यूड का हम कैसे निकालेंगे कि कितना एम्पलीट्यूड है, जितना ज़्यादा उस जगह की डेंसिटी है वो कर दे। बट यही आप अभी याद रखो, इसी से काम पूरा चल जाए, ठीक है। साउंड के केस में डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो ली जाती है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, पूछेंगे यही, तो यही आपको लिखना है, ठीक। अब देखो अब ये बताओ कि लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस यानी कि द अमाउंट ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन अवर ईयर इज कॉल्ड लाउडनेस। अमाउंट ऑफ सेंसेशन, लाउडनेस इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आपसे कोई पूछे लाउडनेस क्या है, तो इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। समझ आया? अगर मैं किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर दूं तो दिव्या क्या उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी, तो कितने गुना बढ़ जाएगी? तो ये तो बता नहीं, 4 गुना। तो तुम 2 टाइम्स क्यों बोली?
जब उन्होंने कहा कि वहाँ स्क्वायर है और इसे 2a लिख दिया जाए, फिर स्क्वायर करो 2a का, तो फिर लाउडनेस क्या हो जाएगा? क्या 4a स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो वो हम आगे अभी दिखा देंगे कैलकुलेशन करके। जैसे आप लोगों ने नहीं कहा था कि अगर अर्थ का सरफेस एरिया में आर का स्क्वायर होता है तो रेडियस डबल करो तो सरफेस एरिया कितने हो जाएगा? जैसे मून का और अर्थ का देखें 4 गुना है रेडियस अर्थ का, तो सरफेस एरिया कितना होता है स्क्वायर डिपेंडेंस में? क्या 16 टाइम्स नहीं होता? और क्यूब डिपेंडेंस में क्या होता है वॉल्यूम? 1/64। दैट इज 64 टाइम्स अर्थ का वॉल्यूम है, या फिर 1:64 लिख दो, मून का 1 है, तो वही बात है। तो यहाँ पर स्क्वायर डिपेंडेंस में जैसा कि नोएल ने बताया कि अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो लाउडनेस पे क्या असर पड़ेगा? इट विल बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो जरा देखें कि लाउडनेस इज व्हाट? त्रिशूल लाउडनेस क्या है? सुना नहीं? हाँ बोलो। amount of sensation produced इन अवर बहुत अच्छा। लिसनिंग इज लर्निंग। अगर सोचो हम सुनेंगे नहीं और सीख सब लेंगे, तो सुनने की हमें यही पूरी जिंदगी सीखना है कि लिसन कैसे किया जाए। द अमाउंट ऑफ सेंसेशन, अमाउंट ऑफ सेंसेशन reduced in our ears is called loudness. So it is square of amplitude. So it is स्क्वायर। अगर लिखना चाहो तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड लिख दोगे, आगे की क्लास में है, अभी नहीं बताया जा रहा बट आगे है, 10th में मिल जाएगा। इट इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस देन लाउडनेस आल्सो इंक्रीजेस। देखो इस बात को, इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस देन लाउडनेस आल्सो। लाउडनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है, लाउडनेस को वैसे शोर है और इसकी यूनिट होती है डेसिबल, डीबी। इस 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज अगर कहीं आ रही है तो कानूनन जुर्म है, 3 साल की सजा और 10,000 जुर्माना। तो शादियों में भी 80 डेसिबल से ज्यादा। और 160 डेसिबल 8th में तुमने ये सब पढ़ा है, अभी हम फिर से पेज खोल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, नाउ फिर से भी बताया जाएगा, ये भी फिर से वही बात आ गई, अभी बता दें किसी क्या। तो जैसे देखो कि जो बॉयज हैं उनका भी वॉइस बॉक्स है और गर्ल्स का भी है, तो ये लैरिंग्स है। वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? अगर मान लो जो बॉयज का वॉइस बॉक्स है वो ज्यादा ऐसे ऐसे करेगा और गर्ल्स में थोड़ा करेगा, लेकिन उसमें बहुत जल्दी जल्दी वो ऑसिलेट करेगा। गर्ल्स के वॉइस बॉक्स में उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, यानी 1 सेकंड में हाँ वही पिच भी हो जाएगी, पिच ही फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। वॉइस में दूर दूर जाएगा अपनी मीन पोजीशन से, तो अगर दूर दूर जाए तो क्या जल्दी जल्दी जा पाएगा? अच्छा, धीरे धीरे करे तो ज्यादा जा सकता है। तो वॉइस में अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है उनके वॉइस बॉक्स का तो वो लाउडर होगा, और लाउडर आवाज दूर तक जाती है। तो अगर रिक्शे वाले को बुलाना होगा तो लड़के को बुला जाएगा, भैया रिक्शे वाले को बुलाएगा, है नहीं? सो लाउड। या शेर दहाड़े तो पूरे जंगल तक आवाज जाएगी, और मक्खी दहाड़े तो मक्खी के भिनभिनाने की आवाज उसमें पिच ज्यादा है, ऐसे होगी, वो श्रिलनेस वो चीज ज्यादा है। या ये कह सकते हैं बस पिच ज्यादा है, श्रिलनेस को हम अलग से देखेंगे। पिच ज्यादा हो गई, ठीक है, पिच के ज्यादा होने से श्रिलनेस भी ज्यादा हो जाती है। और दूसरा उसमें क्या है, लाउडनेस ज्यादा होने पे क्या होगा? मेरा कहने का मतलब है, ये देखो ये तबला है, तो बताइए तबले में और एक है नगाड़ा, तो तबले और नगाड़े में क्या फर्क होता है? नगाड़े में मुनादी कही जाएगी ढम तो लड़का पैदा हुआ, ढम ढम तो लड़की पैदा हुए, ढम 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 तो जुड़वा पैदा हुए। तो पूरे शहर को पता चल जाता है कि नहीं रानी के क्या पैदा तो वो ऊपर नीचे होता है। तो बताओ ये ज्यादा ऊपर नीचे होगा कि ये नगाड़ा? तबला होगा। तो तबला नहीं होगा, तबले में इसकी जो मेम्ब्रेन है क्या वो ऊपर नीचे ज्यादा जा पाएगी, और इसमें बहुत ऊपर और नीचे जा पाएगी। जबकि ये आदमी खड़ा हुआ है और ये लेकर के, तो ये इसमें बजा रहा है,
और ये इसमें आदमी बैठा हुआ है अपने गोद में लेके बजा रहा है, तो ये बड़ा है कि ये? तो इसलिए द लाउडनेस ऑफ नगाड़ा, नहीं ठीक से बैठे, तो इस तरीके से किसी का सहारा मत बने। चल, तो दो चीजें देखें, लाउडनेस ऑफ द रोरिंग ऑफ लायन इज मोर देन बजिंग बी, भिन भिनाती हुई मक्खी। लाउडनेस, तो सृजना ये बताओ, रोरिंग लाइन में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी आवाज में कि बजिंग बी में? किसका? ये तो पूछ ही रहा हूँ, तुम तो खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे, बताओ। हाँ ठीक है, लाउडनेस ऑफ रोरिंग ऑफ लाइन इज मोर देन buzzing बी। लाउडनेस, ठीक है, इन बॉयज वॉइस इज मोर, तो बॉयज वॉइस इज लाउडर while गर्ल्स वॉइस इज हैविंग हायर पिच। अभी हम पिच बताएंगे कि पिच क्या है, लेकिन सिर्फ लाउडनेस के टर्म्स में देखा जाए तो बॉयज वॉइस इज लाउडर देन बॉय। ऐसा होता है लाउडर, सभी लोग उषा उत्थुप थोड़ी ना होते हैं। वो एक सिंगर नहीं थी जो वॉइस की आवाज में गाती थी? ये देखो उषा उत्थुप की आवाज सुनो वहां पे, तो वो कैसे गाती थी? ये देखो, ये देखो, बहुत फेमस सिंगर, आप लोगों से कैसे चूक हो गए? सॉन्ग ऑफ उषा उत्थुप, ये देखो, ये कुछ पता चल रहा ना? तो लाउडनेस है ना, नाउ सी, लाउडनेस ऑफ बॉयज वॉइस इज लाउडर देन गर्ल्स वॉइस। तो यहाँ तक हमने लाउडनेस देख ली। इन दोनों में बताइए सृजना, ये वॉइस लाउडर है कि ये? करेक्ट। जैसे इन्होंने कहा किसी का हक मत छीनो, लोकतंत्र है। अब ऐसे दिस इज लेस लाउड, या इसको कह सकते हैं फीबल साउंड और लाउडर साउंड। दैट इज फीबल। नाउ नेक्स्ट इज लाउडनेस के बारे में हमने देख लिया। नाउ लेट अस कम टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हम क्या समझते हैं? So, number of oscillations per second is called frequency. देखो, number of oscillations. फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखा है। हाँ, frequency, number of oscillations occurring per second vibrating body per second. For a vibrating body, number of oscillations per second is called, क्या कहलाता है? Its frequency. Is called its frequency. देखिए, अगर हम कहें कि मान लीजिए एक वेव है और यहाँ पर ये
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ टाइम इन सेकंड भी ले लिया है, और यहां तक मान लीजिए ये 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 2 सेकंड में इतने सारे रिपल्स जनरेट हो गए, इसमें से एक जो डिस्टरबेंस उसको क्या कहते हैं, रिपल। तो बहुत सारे रिपल्स हो गए कि नहीं, तो कितने इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑसिलेशंस 2 सेकंड में हो रहे हैं, बल्कि हम और एक ले लें, 9 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है 9, तो 10 हमने ले लिया ये 2 सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी क्या है बताइए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टेकन टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। इसको हेनरी हर्ट्ज ने बताया था सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को, इसलिए इसकी यूनिट क्या रखी गई है, हेनरी हर्ट्ज ने तो और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, उन्हीं के सम्मान में इसकी यूनिट हर्ट्ज रखी गई। नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज का मुझे जान, अभी हम देख के बताते हैं। देखो ये है 10 ऑसिलेशंस और अपॉन 2 सेकंड, तो कितना हो गया, दैट इज 5 ऑसिलेशन पर सेकंड, या इसे क्या कह सकते हैं 5 हर्ट्ज, या फिर इसे क्या कह सकते हैं 5 हर्ट्ज, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। नाउ नोएल व्हाट डज इट मीन बाय 1 हर्ट्ज, One oscillation. इफ, ठीक है, देयर इज, अब बोलो बेटा, Time taken to complete one oscillation. टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज नोन एज 1 hertz. टाइम पीरियड। वो कह रहे हैं एक ऑसिलेशन में जितना समय लगे, 3 घंटे में करे तो वही टाइम पीरियड अलग है। 1 second. 1 हम कह रहे हैं 1 हर्ट्ज क्या होगा, इफ ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी 1 हर्ट्ज, ठीक है। इफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। बात समझ आ गई, रिपीट करो। If a vibrating object, a body, complete one oscillation in 1 second, then its frequency is 1 hertz. रिपीट करो। When a body completes 1 oscillation in 1 second, vibrating body completes. नहीं, वो बाद में लिख देना, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, 1 hertz. रिपीट करो। हर चीज में मुस्कुरा देती तो हम पूछें क्या, जिस तरह रिपीट करो। बोलोगे तो सही गलत बताएंगे ना, नहीं बोलोगे तो हम बता क्या पाएंगे, ये लोग बोल रहे हैं करेक्ट हम करवा देते हैं, और नहीं बोलोगे तो कभी नहीं। तुम पैसा दे रही हो तो सीखो, सीखने का हक नहीं है क्या तुम्हारा, बोलो। ऐसा नहीं है, देविका बोलो। When a vibrating body complete 1 oscillation in 1 second, Then its frequency is 1 hertz. सही है, लिखो इस बात को। 1 हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज में जब तुम पूरी यूनिट लिखो, देखो ये हमने गलती कर दी, किसी ने बताया नहीं, H बड़ा होगा. पूरी यूनिट में एच छोटा होगा, क्यों, क्योंकि तुम उसमें हर्ट्ज लिख दोगे और फिर उसी में मूंगफली खाओगे तो उस साइंटिस्ट का अपमान होता है, उसको डिस्टॉर्ट करके लिखना चाहिए। सर पर अखबार में कभी नाम आता तो उसमें ही करते। हाँ, तो उसमें अगर नाम लेंगे तब तो हेनरी हर्ट्ज लिखेंगे, लेकिन यूनिट के तौर पे लिखा जाएगा तो न्यूटन भी है तो स्मॉल एन लिखा जाएगा, और सिंबल लिखोगे तो कैपिटल। सर मान लो एग्जाम में मैंने लिख दी स्मॉल एंड हाँ, तो अभी 9th में हो, अभी क्षमा दान, 10th में हो तो ये क्षमा हट जाएगी। सो 1 हर्ट्ज देखिए, तुमने सुना भी होगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, सर आपने बताया था। बताया था कि नहीं, छोटे लोग उत्पाद कर सकते हैं और बड़े क्षमा करते हैं। ये होता है सर उत्पाद का मतलब है जो आली ज़र्फ हैं कम ज़र्फ से यूं झुक के मिलते हैं, सुराही जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों से ऐसे झुक झुक के मिल रहे हैं जैसे सुराही जरा सा ढलके तो पैमाना लबालब भर जाए। एक वो मिट्टी की नहीं होती है जिसकी लंबी गर्दन हो, मिट्टी की बर्तन घड़ा, सुराही नहीं, हाँ क्रेन जिसमें खीर खाता। ये देखो, नाउ व्हाट इज 1 हर्ट्ज, इफ अ बॉडी कंप्लीट्स, लिख देना, कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन
In 1 second, then its frequency is 1 hertz. In 1 second, then its frequency is 1 hertz. 1 oscillation per second. 1 hertz. और जरा देखो, ये तो बात समझ में आ गई. What does it mean by, ये तो तुमको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई कि क्या होता है. और फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? New. न्यू. सो इट्स सिंबल इज न्यू. New. एन यू. And you? इसका सिंबल ऐसे दिखा जाएगा. ठीक है. सो एंड इट्स यूनिट इज ऑसिलेशंस पर सेकंड और हर्ट्ज. समझ में आ गई बात. व्हाट डज इट मीन बाय पिच? पिच. ये बात सही है. यानी आवाज कितनी तीखी है. इट इज द श्रिलनेस. ये कानों में कितनी चुभ रही है. पिच इज द श्रिलनेस ऑफ साउंड. ऐसा नहीं है कि चुभेगी नहीं. कई बार क्या होता है, जैसे गर्ल्स की जो पिच होती है वो 600 हर्ट्ज है और बॉयज की 400 हर्ट्ज है. जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसमें मेलोडी आ जाएगी. और वहीं लता मंगेशकर की जो आवाज़ है वो 1800 हर्ट्ज है और जो हारमोनियम की आवाज़ है वो 23,000 हर्ट्ज है. तो अगर लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ हारमोनियम बजे तो वो उसमें और मेलोडी है. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नाम ही रख दिया गया म्यूजिकल. तो जितनी ज़्यादा पिच होगी तो उसमें क्या होगा कि वो और ज़्यादा उसमें मेलोडी आ जाएगी. बात समझ में आ गई. सो पिच ने जो पिच होगा इट इंक्रीजेस मेलोडी. लेकिन अगर पिच के साथ उसमें लाउडनेस भी ज़्यादा आ जाए तो फिर वो श्रिल बन जाए. वो तीखी नहीं लगेगी. अब जरा देखें पिच क्या है. वैसे लिखा जाएगा इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन इट्स पिच इज मोर. बात समझ में आ गई. तो पिच ज्यादा कब होगी? जरा बुक में देखो. क्या तुम्हें ऐसे दो वेव फॉर्म दिखाए गए हैं? जरा ये दोनों वेव फॉर्म की तुलना तो करो. इसमें किसमें पिच ज्यादा है? सर नीचे वाले में नीचे वाले में ज्यादा है कि नहीं? तो लिखो इस चीज को. सो व्हाट डज इट मीन बाय पिच? 131. कहीं ऐसा दिख रहा है जहाँ पिच लिखा हो? देखो पिच की डेफिनेशन है बुक में. नाउ कहाँ लिखा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ. ठीक है. पिच क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पिच. ये लिखो. जो फ्रीक्वेंसी है यानी एक सेकंड में कितना ऑसिलेट कर रही है तो वही उसका क्या हो जाएगी? पिच. फ्रीक्वेंसी ऑफ. सो ऑसिलेट लिखेंगे कि वाइब्रेट? एक ही बात. आपकी जो भी मर्जी कुछ भी लिखो. वाइब्रेटिंग ऑसिलेशन में बेसिक चीज भी इंक्लूड हो रही है और वही चीज आगे बढ़ जाने पे क्या हो जा रही है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पिच. इसको पिच कहेंगे. इफ पिच इज मोर देन ये इज कॉल्ड. इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन पिच. इफ then pitch is more. तो pitch of girl's voice is greater than boys. Is greater than boys. ठीक है. Pitch of girl's voice boys से ज्यादा होगा. इतनी बात समझ आ गई. अब आज के लिए इतना ही रखेंगे. अब कल आपकी क्लास होगी 11:30 पर क्योंकि कल भी ले रहे हैं. और कोई बात नहीं क्योंकि मैं अभी कल भी ले रहा हूँ ना. सर कल मत लो सर. आधा चलो. घंटा भी पढ़ा लो. इतना ही रखो. हाँ? देखो 1.5 घंटे की. कैंसिल नहीं.
है